तो चलिए बच्चों, आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम लोगों को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है। बच्चों, ये जेई के व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, या सिर्फ बोर्ड स्कूल के एग्जामिनेशन हो, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ इसलिए नहीं कि इसके क्वेश्चंस आते हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हर एक चैप्टर में इसका यूज़ पड़ेगा। ऐसा कोई सिंगल चैप्टर नहीं होगा जिस चैप्टर में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का यूज ना हो। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बाद हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, फिर वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ेंगे। वहाँ से लेकर के पूरी 11th के चैप्टर में इसका यूज़ पड़ेगा। फिर 12th के चैप्टर शुरू होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर के चलेगा मॉडर्न फिजिक्स तक। वहाँ पे हर एक चैप्टर में इसका यूज आएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहीं तक सीमित है, हर चैप्टर में इसका यूज पड़ेगा। इसके साथ ही जेई में क्वेश्चंस भी इसके हर साल आते हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि इसके क्वेश्चन ना आए हो। मेंस में भी आता है, एडवांस में भी आता है, नीट के बच्चे नीट में भी आता है क्वेश्चन। ये बड़ा यूनिट है, बड़ा सा चैप्टर है ये, और इसके क्वेश्चंस भी आते हैं और हर चैप्टर के लिए यूजफुल भी है। बच्चे कहते हैं कि थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता दे रहा हूँ कि ये चैप्टर बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये चैप्टर लॉजिकल है। अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम सीख लिया, अगर आपने थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया, तो पूरा का पूरा चैप्टर आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करना नहीं सीखा, तो बाकी सारे बच्चों की तरह आपके साथ भी वही हाल होगा। लेकिन हम जो यहाँ पे पढ़ाएंगे वो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका चाहे बेसिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के 3 लॉज हों, चाहे उसके फ्री बॉडी डायग्राम हो, चाहे शूडो फोर्स हो, चाहे फ्रिक्शन हो, चाहे कोई सा भी फोर्स का कॉन्सेप्ट हो, इसमें हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप क्वेश्चंस भी बनाएंगे अगर आप अच्छे से समझ के पढ़ते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पहला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है और वो है फोर्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने मोशन पढ़ा था, और उसमें हम लोगों ने मोशन में कॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ा था। सिर्फ हम लोगों ने मोशन पढ़ा था कि मोशन क्या होता है, क्यों होता है, मोशन क्या होता है, सिर्फ ये पढ़ा था। लेकिन क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, ये नहीं पढ़ा था। यहाँ पे उसी क्यों को पढ़ना है, और वो क्यों है, ये फोर्स। ये फोर्स ही है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लेकर के आता है, या मोशन से रेस्ट में लेकर के आता है। तो फोर्स इज द कॉज दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने सिर्फ मोशन पढ़ा था, और इस चैप्टर में कॉज ऑफ मोशन पढ़ना है, एंड द कॉज ऑफ मोशन इज दिस फोर्स। तो फोर्स को सिर्फ इतना लिख सकते हो, कॉज ऑफ मोशन। फोर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, causes any object to change its state. Causes any object to change its state. जैसे मान लो ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक ब्लॉक यहाँ पे हमने रखा हुआ है। इस ब्लॉक का मास है m, और ये जो प्लेन है वो फ्रिक्शनलेस है, म्यू इज इक्वल टू 0। पूरे के पूरे चैप्टर में जब भी म्यू इज इक्वल टू 0 लिखा हो तो समझ जाना कि फ्रिक्शनलेस है, वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। ये जो म्यू है ये हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बताता है। म्यू 0 है मतलब फ्रिक्शन नहीं है। ये ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, अब हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर दिया। तो जैसे ही इसके ऊपर हम एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से डिस्प्लेस होकर के मान लो इस पोजीशन पे पहुंच गया। इस ऑब्जेक्ट का मास है m, और ये ऑब्जेक्ट है मोशन में। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में अगेन लेकर आना चाहते हैं, तो पहले जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट चलते चलते रेस्ट में चला आएगा। ये ऑब्जेक्ट है मास m, और ये रेस्ट में आ जाएगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो उसके ऊपर फोर्स लग करके उसने उसको मोशन में ला दिया। जब वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो अगेन उसके ऊपर फोर्स लग के उसको
रेस्ट में लेकर आएगा। आई होप इतनी बातें क्लियर है। अब आपको समझ गया हो, अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टेट कैसे चेंज हो सकता है फोर्स के थ्रू। इस फोर्स की कोई कुछ और बातें करते हैं। इस फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए। बाद में इसका डेरिवेशन देखेंगे, अभी बस आप इतना समझिए कि ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से अगर इसके फॉर्मूला मिल गया तो हम इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं, और इसका यूनिट होगा बच्चों, मास के लिए हम यूज करते हैं किलोग्राम और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम 1 न्यूटन बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद आगे देखते हैं बच्चों, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट है तो उसके बाद उसके पास डायमेंशन भी होगा, और इसका डायमेंशन होगा मास का डायमेंशन m और एक्सेलरेशन का डायमेंशन lt माइनस 2। तो ये हो जाएगा lt माइनस 2, हमें मिल गया mlt माइनस 2। ये फोर्स का हमें डायमेंशन मिलेगा, यूनिट और डायमेंशन दोनों मिलेगा। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, आप जानते ही हैं पहले से। इसके पास वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करता है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फोर्स कई तरह के होते हैं। इनको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। टॉपिक है बच्चों टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स को कई टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे अगर हम सिर्फ नाम लें तो आपको पता है फ्रिक्शन एक तरीके का फोर्स है, नॉर्मल एक तरीके का फोर्स है, स्ट्रिंग फोर्स एक तरीके का फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स भी एक फोर्स है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दो मैग्नेट्स के साउथ और नॉर्थ पोल के बीच में लगने वाला फोर्स एक मैग्नेटिक फोर्स है, न्यूक्लियस में लगने वाला फोर्स भी एक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कहीं से ड्रॉप कर दें तो वो ऑब्जेक्ट फॉल करेगा, उसका रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे उन फोर्सेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला होगा कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसे फोर्सेस जो दो ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आने के बाद लगते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, और ऐसे फोर्सेस जो विदाउट कॉन्टैक्ट लगते हैं वो हो जाएंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स में। हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बच्चों। पहला है कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। देखना बेटा, जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं उन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आते हैं, इनमें आ सकता है एक नंबर नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स जैसे अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, ये कोई प्लेन है और इस प्लेन पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट अपना mg ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगाएगा, तो जो सरफेस होगा वो उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा देगा, वही नॉर्मल फोर्स की बात कही गई है। दूसरा होता है बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स। ये भी कांटेक्ट में आने से ही लगता है। तीसरा होता है स्ट्रिंग फोर्स, स्ट्रिंग्स के बीच में लगने वाला फोर्स स्ट्रिंग फोर्स हुआ। चौथा होता है स्प्रिंग फोर्स एंड सो ऑन। इस तरीके से आप लगा सकते हैं, ये सब कांटेक्ट में आने के बाद लगते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में जो एग्जांपल्स होंगे बच्चों वो होंगे, सबसे पहले तो आप समझ ही रहे हो, एक नंबर में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, और आपने इनके बारे में पढ़ा भी है, वो फोर्सेस जो ऑब्जेक्ट के मास की वजह से लगते हैं उन्हें हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर मास है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ। दूसरा नंबर में है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये चार्जेस के बीच में लगते हैं। जैसे यहाँ पे दो चार्जेस है, ये एक चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है Q2, दोनों चार्जेस प्लस प्लस है, तो Q1 Q2 को एक फोर्स से रिपेल करेगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। Q2 भी Q1 को एक फोर्स से रिपेल करेगा और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। अगर एक नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये अनलाइक चार्जेस, ये प्लस और ये माइनस अनलाइक चार्जेस होंगे, तो Q2 Q1 की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और Q1 भी Q2 की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट होंगे। यानी कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। थर्ड नंबर में होगा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स देखना बेटा, जो मैग्नेट्स होते हैं, दो मैग्नेट्स के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में लगने वाले फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। जैसे दो मैग्नेट्स को, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो अगर उनके आपस एक डेफिनेट डिस्टेंस पे लेके जाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। अगर साउथ पोल है या नॉर्थ पोल है तो वो एक दूसरे को रिपेल कर लेंगे। तो मैग्नेट्स के बीच में लगने वाले फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। इसी तरीके से एक न्यूक्लियर फोर्स होता है, न्यूक्लियर के बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स। एक वो होता है वीक फोर्सेस होते हैं, वीक फोर्सेस जो काफी वीक होते हैं, जैसे वंडरवाल फोर्सेस हो गए, वो वंडरवाल फोर्सेस, ये सब वीक फोर्सेस में आ जाएंगे। तो अगर हम डिस्कशन करना चाहें तो पूरा का पूरा एक लेक्चर टाइप्स ऑफ फोर्स पे ही लग जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल हमारे लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बिना आगे फिजिक्स समझ पाना मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे चल करके कॉलेज में इंजीनियरिंग में फिजिक्स से रिलेटेड कोई इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, जैसे मैकेनिकल हो गया, एरोनॉटिकल हो गया, या फिर अगर आप इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ेंगे तो इनके बारे में काफ़ी डीप में वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगर कोई बच्चा सिर्फ ये सोच रहा है कि आज के टाइम में कंप्यूटर साइंस में ही सिर्फ स्कोप है, तो गलत बात है। कंप्यूटर साइंस में नो डाउट स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, आने वाले टाइम में और बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ और भी सारे फील्ड्स हैं जिनमें स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग फिजिक्स ले लेते हो तो इंजीनियरिंग फिजिक्स आपको आगे चल के काफ़ी ज़्यादा हेल्प देगा, क्योंकि इनोवेशन हमेशा होते रह रहा है और नई नई इन्वेंशंस भी हो रही है इस टाइम में। इसरो हो गया, नासा हो गया, भाभा हो गया, ये सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं, DRDO डिफेंस का हो गया, जहाँ पे रिसर्च काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ये सारे रिसर्च सेंटर्स हैं, यहाँ पे आप साइंटिस्ट बन करके जा सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने IISc से BSc MSc कर लिया तो भी आपकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा, फिजिक्स में आप अच्छा कर सकते हो। तो ये आप जो मिथ है ना कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही करना है, पैसे कमाना है, बड़ा घर बड़ी गाड़ी, इन सब से बाहर निकल कर सोचो और अपने जुनून पर फोकस करो। अगर आपको फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, काफ़ी डीप में अगर आप फिजिक्स स्टडी करना चाहते हो, तो फिजिक्स में अभी 11th-12th आप पढ़ाई कर लो, IIT की प्रिपरेशन कर लो अच्छी तरीके से, साथ ही साथ आप IISc का भी एग्जाम दे देना, एंड देन वहाँ पे हम लोग फिर मिल करके डिसाइड करेंगे। आप हमसे कांटेक्ट करना, नीचे अग्रणी रिसर्च का कांटेक्ट नंबर हमने दे रखा है, वहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या बेटर होगा, सबसे बेस्ट होगा। तो अभी आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, अच्छे से समझते चलिए, क्या पता है यही फिजिक्स आपके लिए आगे चल करके लाइफ लॉन्ग पार्टनर बन जाए, यही आपको जॉब दिलाए, यही आपको सक्सेस दिलाए, रिकॉग्निशन दिलाए, सब कुछ दिलाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो बेटा, जो न्यूटन साहब है वो तो आकर के लॉज ऑफ मोशन में काफी ज्यादा योगदान उन्होंने दिया। जैसे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, अ बॉडी एट रेस्ट वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट वाला कहानी बता दिया। फिर उसके बाद न्यूटन्स सेकंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कह दिया। फिर न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर कह दिया। तो न्यूटन का योगदान तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन लॉज ऑफ मोशन पर रिसर्च उनसे काफ़ी पहले शुरू हो गई थी। एक अरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था, जिस स्टेटमेंट के बाद रिसर्च शुरू हो गया था इस पर।
तो वहीं से हम बात करेंगे कि अरिस्टोटल ने क्या कहा था। हालांकि बाद में गैलीलियो नाम के एक साइंटिस्ट आए थे और अरिस्टोटल की बात को उन्होंने खारिज कर दिया था और अपना स्टेटमेंट दिया था, वो ज़्यादा यूजफुल स्टेटमेंट था, लेकिन शुरुआत अरिस्टोटल ने ही किया था। अरिस्टोटल ने कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। बस इतना, सिर्फ इतनी बात कह दी था। अब उन्होंने ये नहीं कहा था कि यूनिफॉर्म मोशन होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा। उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि जो मोशन हो रहा है उस केस में जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा था। दूसरी बात, उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो फ्रिक्शनल सरफेस में मूव कर रहा है या फ्रिक्शनलेस सरफेस में मूव कर रहा है। उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी और वो एक बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको मूव करने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो स्टेटमेंट लिखेंगे अरिस्टोटल्स स्टेटमेंट। For any object to be in motion, something external is required. That means external force is required। ये अरिस्टोटल ने कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कुछ एक्सटर्नल चीज रिक्वायर्ड है उसको मोशन में रखने के लिए, समथिंग एक्सटर्नल इज रिक्वायर्ड। तो मोशन में रहने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन गैलीलियो ने इस बात को खारिज कर दिया था और गैलीलियो ने कहा था, गैलीलियोज स्टेटमेंट, गैलीलियो साहब ने कहा था कि इफ an object is moving on a frictionless horizontal surface, then it must not have either acceleration or retardation। If an object is moving on a frictionless horizontal surface, then it must not have either acceleration or retardation। देखना बेटा, ये काफी यूजफुल स्टेटमेंट है कि फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है तो ना एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट है ना ही रिटार्डेशन की रिक्वायरमेंट है, ना उसके पास एक्सेलरेशन होगा ना ही उसके पास रिटार्डेशन होगा। और अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब उसको नेट फोर्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसके ऊपर एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि उसके ऊपर नेट फोर्स भी जीरो होगा, बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स लगेगा तो ही एक्सेलरेशन चेंज होगा ऑब्जेक्ट का। तो इस केस में गैलीलियो ने कह दिया था कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस में मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों ही जीरो होगा, या एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए। गैलीलियो का एक और स्टेटमेंट आया था, काफी यूजफुल स्टेटमेंट था, उसको जरा ध्यान से देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू गैलीलियो
the state of rest and the state of uniform linear motion are equivalent. According to Galileo, the state of rest and the state of uniform linear motion are equivalent, and in both the cases, no net external force acts on the body या ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखेंगे। अरिस्टोटल का जो स्टेटमेंट था उसको गैलीलियो ने ठीक कर दिया था कि अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा तो उस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो हो, या फिर ऑब्जेक्ट सिर्फ रेस्ट पे हो तो वो हो। दोनों ही केसेस इक्विवेलेंट होते हैं और दोनों ही केसेस में कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रेस्ट पे होगा तो कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं, वो रेस्ट पे रहेगा। और अगर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन से फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव कर रहा है तो भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं हुआ तो क्या होगा। तो समझिए, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग जाएगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा, और जब फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा लग जाएगा बच्चों तो एक एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लग गया। अब ये एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को डिक्रीज कर रहा होगा। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किस तरफ है, राइट साइड में, किस तरफ गया, लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड की वेलोसिटी को लेफ्ट साइड का ये फोर्स डिक्रीज करेगा, यानी कि अब उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होने लगेगी, पहले फास्ट फिर स्लो फिर स्लो फिर स्लो फिर स्लो, ऐसे जाकर के फिर रेस्ट पे आ जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन से मूव करता रहे, उसकी वेलोसिटी फिक्स रहे, तो जितना न्यूटन का फोर्स लेफ्ट साइड में फ्रिक्शनल फोर्स लगा उतना न्यूटन का फोर्स हमें राइट साइड में लगाना पड़ेगा। तो अगर मान लो 5 न्यूटन का फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स 5 न्यूटन का लगाना पड़ेगा राइट साइड में, ताकि दोनों सम अप हो जाए और सम अप होकर के नेट फोर्स हो जाएगा 0 और ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली लीनियर मोशन में मूव करता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। ये बात गैलीलियो ने खूब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। हमने जो यहाँ पे देखा बच्चों, उसका कंक्लूजन देखते हैं कि कंक्लूजन क्या है, ये एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं अरिस्टोटल और गैलीलियो मिल करके। तो चलिए देखते हैं। कंक्लूजन, if net external force on a body is 0, then the body at rest continues to remain at rest, or a body in uniform linear motion continues to remain in uniform linear motion. ये हुआ। If net external force on a body is 0, then the body at rest continues to remain at rest, or a body in uniform linear motion continues to remain in uniform linear
motion, and this property of the body is called the law of inertia. यहां से इनर्शिया की शुरुआत होती थी। देखना बेटा, मैंने पहली बार लॉ ऑफ इनर्शिया वर्ड यूज किया हुआ है, आप अच्छे से नोट कर लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और ये बिल्कुल भी ना समझना कि थ्योरेटिकल पोर्शन है, हम इसको स्किप कर देंगे, स्किप नहीं करना है, पढ़ना कंपल्सरी है। अब जो इनर्शिया है ना बच्चों, उस इनर्शिया को समझते हैं कि ये इनर्शिया क्या है। तो हेडिंग बनाएंगे हम इनर्शिया। इनर्शिया, जो इनर्शिया वर्ड का जनरल मीनिंग है वो है रेजिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस टू चेंज, ये हुआ इसका जनरल मीनिंग। अब देखते हैं कि एक्चुअल में इनर्शिया या लॉ ऑफ इनर्शिया कहता क्या है। A body does not change its state of rest or state of uniform linear motion unless an external force compels it to change its state। ये है लॉ ऑफ इनर्शिया का कंप्लीट स्टेटमेंट। ध्यान से समझिए, लॉ ऑफ इनर्शिया में इनर्शिया का मतलब है रेजिस्टेंस टू चेंज, और इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो बताता है अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लिनियर मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स कंप्लाइज इट टू चेंज इट्स स्टेट। ये था पूरा का पूरा लॉ ऑफ इनर्शिया। तो हमने इस वीडियो में फोर्स और लॉ ऑफ इनर्शिया का डिस्कशन किया है। आप हमारे साथ बने रहिए। ये थ्योरेटिकल पोर्शन था, थियरी भी जरूरी है। आप हिस्ट्री उठा करके देख लो, या किसी भी जेई एडवांस के टॉपर से बात कर लो या नीट के टॉपर से बात कर लो, आप वो सारे बच्चे यही आपसे कहेंगे कि 100% थियरी कंपल्सरी है। बिना थियरी के, बिना बेसिक्स के, बिना फंडामेंटल्स के आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे, आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये जरूरी है, और मेरा अपना पर्सनल इतने सालों का एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि जो भी बच्चे आज तक जेई में टॉप किए हुए हैं, नीट में 700 प्लस मार्क्स ले आकर के टॉप किए हुए हैं, सारे बच्चों ने फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। तो आप हमारे ऊपर ट्रस्ट रखिए, कंटिन्यू कीजिए और इस तरीके से पढ़ाई कीजिए कि अगली जेई टॉपर या अगली नीट टॉपर आप बने। यहाँ पे इस बोर्ड पे जितनी भी कॉन्सेप्ट मैं आपको डिलीवर करूँगा, अप टू पॉइंट कॉन्सेप्ट डिलीवर करूँगा, थोड़ा भी मिलावट नहीं। कई सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो अपनी चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए बहुत सारा तड़का लगा देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ईमानदारी से टीचर बने हुए, बहुत बड़ी ब्रांड में जॉब कर रहे थे, वहाँ से छोड़ करके आपको सिर्फ पढ़ाना शुरू किया यूट्यूब पे, ताकि हर एक गाँव का बच्चा पढ़ सके, सीख सके। तो चलिए हम आज इतना ही रखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। खूब बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।